आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंसेज के एग्जाम के लिए पहली बात तो पीएचडी में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा जेआरएफ होने के बाद। दूसरी बात, जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसको आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानते हो। तो आपको दो एलिजिबिलिटी मिलती है, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, दूसरा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड कैटेगरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। हेलो बच्चों, मैं संजय शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंसेज के एग्जाम के लिए आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हैं जो आप बिल्कुल भी छोड़ना जो है आप नहीं चाहेंगे, आपको बिल्कुल भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। मतलब हम आपको बताएंगे कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंसेज के एग्जाम में, कौन से टॉपिक के कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज है क्या, ठीक है ना। ये जो हम कह रहे हैं CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंसेज एग्जाम क्या है क्या, तो ये एग्जाम जो है आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के थ्रू आपको 3 कैटेगरीज में रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। क्या कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो तो आप एक तो अगर पीएचडी में कहीं एडमिशन लेते हो, पहली बात तो पीएचडी में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा जेआरएफ होने के बाद। दूसरी बात, जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसको आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानते हो। दूसरी बात, जैसे ही आप ये फर्स्ट कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो तो आप साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेते हो। मतलब किसी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो, ठीक है ना। जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको दो एलिजिबिलिटी मिलती है, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, दूसरा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। बट पीएचडी में एडमिशन जब आप लोगे तो यहां पे आपको कोई स्कॉलरशिप यहां से यूजीसी से या एनटीए से नहीं मिलने वाला है। आपको जो वहां के कॉलेज का जो भी आपका यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है उस पर रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप केवल फर्स्ट कैटेगरी में दी जाएगी जेआरएफ, ठीक है ना। सेकेंड कैटेगरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। थर्ड कैटेगरी इज ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन। इस कैटेगरी में जो क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। अकॉर्डिंग टू उस यूनिवर्सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन आप जो है उनके यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई गारंटी नहीं हो जाता है कि यू विल डेफिनेटली गेट एडमिशन इन पीएचडी, बट दिस मेक्स यू एलिजिबल फॉर एडमिशंस, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि भाई देखो अगर हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हमको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमको पता होना चाहिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है ना, कितने मार्क्स का जो है हमको अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न में कितने पार्ट में क्वेश्चन आता है, कितने टाइप के कितने एमसीक्यू होते हैं, कितने एमएसक्यू होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम है इसका पैटर्न है, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर आपका होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर वाले होते हैं। ये टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 15 करने होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है और हर इनकरेक्ट पे आपको 0.5 मार्क्स नेगेटिव मिलते हैं। अगर आप सारे सही करते हो तो मैक्सिमम 30 नंबर आप यहां से ला सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से पार्ट बी में आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 25 करने होते हैं, ठीक है ना। 40 में से कितने करने होते हैं? 25। तो 40 में अगर आप ये 25 क्वेश्चन कर लेते हो, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल मैक्सिमम यहां से आप 75 मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन गलत आंसर किया है तो आपको नेगेटिव 0.75 मार्क्स यहां से मिलेंगे। पार्ट सी में भी मेन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये एमएसक्यू टाइप के होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। ये टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 20 करने हैं। आप चॉइसेस देखो ना, 20 में से 15 करने हैं, 40 में से 25 करने हैं, 60 में से 20 करने हैं। प्लेंटी ऑफ चॉइस है आपके पास, ठीक है ना।
और ये जो आपका पार्ट सी का क्वेश्चन होता है, ये हर करेक्ट आंसर पे आपको 4.75 मार्क्स देता है, जो कि टोटल आपका 95 मार्क्स का बन जाता है पार्ट सी। ठीक है ना। इसमें इनकरेक्ट आंसर पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपने करेक्ट आंसर नहीं दिया है तो 0 नंबर। ठीक है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग पार्ट सी में नहीं है। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न हो गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो एग्जाम का सिलेबस यूनिट 1 में आपका पहला टॉपिक आता है रियल एनालिसिस। अभी आगे हम देखेंगे कि वाई रियल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो रियल एनालिसिस में अगर आप देखो तो आपका जो सिलेबस है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें हैं आपके। तो आप देखो आपका एलिमेंट्री सेट थ्योरी आ जाता है, इसमें फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स आ जाता है, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है ना, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीमम इन्फीमम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस। ठीक है ना, सुप्रीम लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, बोल्जन-वेइस्ट्रास थ्योरम, हेन-बोरेल थ्योरम, कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान सम, रीमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मोनोटोन फंक्शंस। तो ये सारा का सारा आपका टॉपिक है। यहां आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल भी आपको पढ़ना होता है। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शंस फ्रॉम Rn टू Rm टाइप, जिसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी उनकी पढ़नी पड़ती है ना, उनका जो है आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना पड़ता है। साथ ही साथ आपका टोपोलॉजी का भी पोर्शन है, मीट्रिक स्पेसेस, कॉम्पैक्टनेस ऑफ मीट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस, नॉन लीनियर स्पेस, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपका रियल एनालिसिस में कवर होता है। ये यूनिट 1 है आपका। यूनिट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर अलजेब्रा। ठीक है ना, लीनियर अलजेब्रा में आप वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे। देन वी विल सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। उसके बाद आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म्स, डायगोनल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स, जॉर्डन फॉर्म्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ऑर्थोगोनल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो ये सारा टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा का आ जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इफ वी लुक एट यूनिट 2, यूनिट 2 आपका स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जिसमें आप अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स the complex plane, polynomial, power series, transcendental functions such as exponential, trigonometric, hyperbolic functions, analytic functions क्या होते हैं, CR इक्वेशन, जिनको आप कॉसी रीमान इक्वेशन जो है वो क्या होती है, कंटूर इंटीग्रल, जिसमें आप कॉसीज थ्योरम, कॉसीज इंटीग्रल फॉर्मूला, लिवोलिस थ्योरम, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, स्वाज लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम, टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज, कन्फॉर्मल मैपिंग्स एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। उसके पश्चात यूनिट 2 में नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में आप परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रीअरेंजमेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन डिविजिबिलिटी इन जेड, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, है ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ऑयलर्स 5 फंक्शन, मतलब सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, परमुटेशन ग्रुप, कैलीज थ्योरम, क्लास इक्वेशन, साइलो थ्योरम। उसके बाद आपका रिंग थ्योरी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, रिंग थ्योरी में आपका रिंग्स, आइडियल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल्स, कोसेंट रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये सारे टॉपिक आपके मॉडर्न अलजेब्रा में आते हैं। थोड़ी सी टोपोलॉजी भी है, बेसिस क्या होता है ना, डेंस सेट्स क्या होते हैं, सब स्पेसेस एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, है ना, सेपरेशन एक्सियम्स एंड कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये सारा आपका ये हो गया यूनिट 2। नाउ यूनिट 3 में आपका ओडी और पीडी होता है। ओडी का सिलेबस ये है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। और नेक्स्ट वी हैव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, सिंगुलर सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, जनरल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर ओडीज, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, स्टर्म लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड ग्रीन्स फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका लेग्रांजेस एंड चारपिस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पीडीज, Cauchy problem for first order PDEs, classification of second order PDEs, general solution of higher order PDEs with constant coefficients, method of separation of variables for Laplace, heat and wave equations। तो ये आपका PD का सिलेबस हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस है, ये यूनिट 3 में ही है। दिस इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस, मेथड ऑफ आइटरेशन एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में या एमएससी में कहीं ना कहीं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखे हुए दिख रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। देन वी हैव अ टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपका वेरिएशन ऑफ functional, Euler-Lagrange equation, necessary and sufficient condition for extrema, variational methods for boundary value problems in ordinary and partial differential equations. Then we have linear integral equations। ठीक है ना, तो ये जो सिलेबस अगर आप देखोगे ना, तो जो एमएससी में जहां पे भी ये पेपर चलते हैं वही लगभग सिलेबस है। ठीक है ना, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर,
एंड फ्रेडोल्म एंड वोलेट्रा टाइप सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस विद सेपरेबल कर्नल्स, कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स एंड आइगन फंक्शंस एंड रिजॉल्वेंट कर्नल्स। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट 3 का। अगर हम यूनिट 4 पे चलें, ठीक है, अच्छा सॉरी, यूनिट 3 में थोड़ा सा और हिस्सा है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, लैग्रांजेस इक्वेशन, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ये सारे टॉपिक आपके थोड़ा सा हिस्सा आता है क्लासिकल मैकेनिक्स का। एक क्वेश्चन आता है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ठीक है, कहने को ये भी सिलेबस में है। देन यूनिट 4 जो है, जो अभी मैं आगे सिलेबस बताने वाला हूं, ये उन बच्चों के लिए है जिनके एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है, या वो बच्चे जो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, जिनके मास्टर्स में स्टैटिस्टिक्स रही हो। अदरवाइज जो अभी तक मैंने सिलेबस बताया था, वो सारा का सारा सिलेबस उन बच्चों के लिए था जो एमएससी मैथमेटिक्स करे हुए हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों को ये यूनिट 4 करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इनमें से कुछ हिस्सा आ रहा है, आप कर देते हो, वेल एंड गुड है, बट आपको ये अलग से नहीं करने की जरूरत है, मतलब ये प्रिपेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। आपके जो 200 नंबर के क्वेश्चन है, वो आपके जो मैथमेटिक्स वाला हिस्सा है उसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए है, क्योंकि देखो जो स्टैटिस्टिक्स से एमएससी करते हैं उनके लिए कोई अलग एग्जाम नहीं होता है, वो भी यही वाला एग्जाम देते हैं, तो उनको भी ताकि उतने ही मार्क्स का एडवांटेज रहे जितने बाकी एमएससी मैथ वाले बच्चों को है, इसी के लिए ये आपका हिस्सा पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सारा का सारा जो है सिलेबस आप इसमें देख सकते हो। तो ये भी यूनिट 4 का वही है आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, ठीक है ना। ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। अगर आप में से कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो ये भी आप देख सकते हो। अब अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखें मार्क्स का, आई बिलीव आपको ये विजिबल होगा, बट मैं पढ़ के भी बता दूंगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखूं मार्क्स का 2024, 23, 22, 21 और 2020, ठीक है ना। तो अगर मैं मार्क्स का एनालिसिस देखूं, तो रियल एनालिसिस अगर मैं टॉपिक देखूं, तो इसमें से जो सिंगल्स आपके क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो थे 6 आए थे 2024 में, और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन 11 आए थे, टोटल 70 नंबर का आया था। तो यहां पे आप देख सकते हो नंबर्स लिखे हैं। फिर ऐसे ही 2023 में 6 आए थे सिंगल सेलेक्ट, 9 आए थे मल्टीपल सेलेक्ट, टोटल 60 नंबर का 60.75। फिर 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे सिंगल सेलेक्ट, 9 क्वेश्चन आए थे मल्टीपल सेलेक्ट, 60.75। 2021 में 8 SCQ आए थे, MSQ आए थे 8, टोटल 62। ऐसे ही 2020 में 8 आए थे सिंगल सेलेक्ट, 9 आए थे मल्टीपल सेलेक्ट, टोटल हो गया 66.75 मार्क्स का। ये हो गया आपका रियल एनालिसिस का। ऐसे आप लीनियर अलजेब्रा देख सकते हो, 6 क्वेश्चन सिंगल सेलेक्ट, 8 क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट, टोटल 56 नंबर का 2024 में आया है। 2023 में लीनियर अलजेब्रा 5 क्वेश्चन सिंगल सेलेक्ट, 8 क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट, टोटल 53 नंबर का आया है। 2022 में टोटल ऐसे 63 मार्क्स का आया है। 2021 में टोटल 59 मार्क्स का आया है। 2020 में 49.5 मार्क्स का आया है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं, तो 2024 में सिंगल क्वेश्चन, सिंगल आंसर वाले 4 क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस वाले, मल्टीपल सेलेक्ट वाले 4 थे, टोटल 31 नंबर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आया है। 2023 में 28 नंबर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आया है। 2022 में 28 नंबर का आया है। 2021 में 26.25 मार्क्स का आया है, और 2020 में 31 नंबर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आया है। अब अगर हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ बढ़े, तो लीनियर अलजेब्रा जो है आपका 2024 में 2 क्वेश्चन थे सिंगल सेलेक्ट और 6 क्वेश्चन थे मल्टीपल सेलेक्ट, टोटल 34.5 मार्क्स का आया है। 2023 में 22 नंबर का आया है। 2022 में 37.5 मार्क्स का आया है। 2021 में 32.75 मार्क्स का आया है। 2020 में 34.5 मार्क्स का आया है। ये आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया। टोपोलॉजी में अगर देखो तो ज्यादा क्वेश्चन टोपोलॉजी से नहीं आए हैं, जैसे 2024 में 9.5 मार्क्स का आया है, 2023 में कुछ आया नहीं है। 2022 में 12.5 मार्क्स का आया है, 2021 में 9.5 मार्क्स का आया है, 2020 में भी 9.5 मार्क्स का आया है टोपोलॉजी। अब अगर हम ओडी की तरफ चले, तो ओडी आपका जो है 2024 में 28 नंबर का ओडी आया है। 2023 में 15.5 मार्क्स का आया है। 2022 में 10.75 मार्क्स का। 2021 में 14.25 मार्क्स का। 2020 में 18.5 मार्क्स का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, 2024 में 15.5 मार्क्स का। 2023 में 13.75 मार्क्स का। 2022 में 15.5 मार्क्स का। 2021 में 10.75 मार्क्स का। 2020 में 15.5 मार्क्स का पीडी आया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर 2024 में देखें तो 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया होगा।
है ना, उसमें मल्टीपल सेलेक्ट वाले में 2023 में भी 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करें तो 12.5 मार्क्स का आपका 2024 में आया है, 7.75 मार्क्स का 2023 में आया है, 2022 में 4.75 मार्क्स का आया है, 2021 में 7.75 मार्क्स का आया है, 2020 में 9.5 मार्क्स का आया है। तो इंटीग्रल इक्वेशन से 9 से 10 नंबर आप देखो मिल जाते हैं आराम से। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में देखो 2024 में 4.75 मार्क्स का आया है, 2023 में 7.75 मार्क्स का आया है, 2022 में 7.75 मार्क्स का आया है, उसके बाद 2021 में 3 नंबर का आया है, उसके बाद आपका 2020 में 3 नंबर का आया है। तो ये आपका सारा 2020 से 24 तक का एनालिसिस मैंने कर दिया। आप ध्यान से अगर देखो तो जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, जो आपकी नैया पार लगा देंगे, रियल एनालिसिस देखो आप, ठीक है ना, रियल एनालिसिस आप देखो, रियल एनालिसिस देखो, यहां 70 मार्क्स का, यहां 60 मार्क्स का, यहां 60 मार्क्स का, 62 मार्क्स का, 66.75 मार्क्स, ये रियल एनालिसिस है। लीनियर अलजेब्रा देखो, ठीक है ना, देख रहे हो ना कितने मार्क्स का आया है। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा आप नहीं अफोर्ड कर सकते इनको छोड़ना। आप इनको बिना पढ़े सोचो कि आप क्वालिफाई कर लो, वो संभव नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखो 30, 31 नंबर का, 28 नंबर का, ये सारे हमारे हिस्से जो हैं इनको हम प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट कहते हैं अप टू टोपोलॉजी तक, ठीक है ना। फिर मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी सारा मिला करके है, ठीक है ना। अगर आप इन्हीं को जोड़ लो और एक बार देख लो कि 200 में कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना, टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आप इन्हीं को जोड़ लो केवल, इसको हम प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं। ये जो हिस्सा है दिस वी कॉल प्योर पार्ट, ठीक है ना, प्योर मैथमेटिक्स। इसको, ठीक है, आप भी जानते ही होंगे। और इस वाले को ऑब्वियसली वी कॉल अप्लाइड। अगर 50-50 नंबर भी जोड़ो तो 100 नंबर तो यही हो गया। आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 100 प्लस मार्क्स, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 115 प्लस मार्क्स, ठीक है ना। तो अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, देखो अप्लाइड छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना, वो भी आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अप्लाइड एज कंपेयर टू प्योर थोड़ा सा आसान होता है उनके क्वेश्चंस करना, और वो भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्क्स का आता है। अगर सारा अप्लाइड आप जोड़ दो तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट मार्क्स का आता है। यू कैन नॉट लीव दैट। तो आपको अप्लाइड और प्योर दोनों पढ़ना है, मतलब ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना अफोर्ड इसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि कौन से टॉपिक से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये आप जो है कर सकते हो, आपको सारा एनालिसिस मैंने यहां पे बता दिया है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो आप देखो 2020 में नेट के लिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ है ये। अकॉर्डिंगली आप जो है बाकी कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हो ऑनलाइन, है ना। यहां पे हम सारा का सारा इस पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लिखी है, ठीक है। तो नेट का जो है 102.6, जेआरएफ का 114, नेट का 102.6, जेआरएफ का 114, और ऐसे ही इस तरीके से आप अगर देखो तो आप देख पा रहे हो कि भाई जो नेट का कट ऑफ है वो 100 प्लस जा रहा है पिछले काफी समय से, और जो आपका जेआरएफ का कट ऑफ है वो 110 प्लस, इनफैक्ट 112 प्लस आप कह सकते हो। तो उस हिसाब से आपको टोटल 200 नंबर का तो आपका पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है ना, जिसमें से आपको नेट के लिए कम से कम चाहिए, नेट के लिए चाहिए 100 प्लस, और जेआरएफ के लिए चाहिए 110 प्लस। लेट मी से 115 प्लस भाई, हो सकता है, क्योंकि देखो 115 भी गया है कट ऑफ जेआरएफ का, ठीक है ना। तो ये आपको जो है मार्क्स लाने हैं इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। आगे आप ऐसी और जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। ये जो है डिस्कशन ग्रुप का लिंक है, आप यहां से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पे मैं इंफॉर्मेशन बच्चों से शेयर करता रहता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट जब भी मिलना होगा, है ना। थैंक यू सो मच।